हमारे साथ डॉक्टर सनीश जी तो हैं, क्योंकि देखिए कोयला सदियों से निकल रहा है, कोयला सदियों तक निकलता रहेगा, आगे 100 साल तक हमारे पास रिजर्व है कोयला का, जैसा सनीश जी ने बताया। तो इतनी जल्दी तो सनीश जी को नहीं छोड़ेंगे, अभी कोयला और निकालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ मिस्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी जुड़ गए हैं, चांपा सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत पुरुषोत्तम जी आपसे कर रहा हूँ, माइक सर आपका। पुरुषोत्तम जी, पहला सवाल तो यही कि चांपा सेवा समिति चांपा की तो सेवा करती है, वो तो हमको पता है, जांजगीर सेवा करती है, हमको पता है। इस कोविड काल में चांपा सेवा समिति ने अपना दायरा मदद का और कैसे व्यापक किया? जी, आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने संस्थान का शुरुआत एक सामान्य सा सोच को लेकर के प्रारंभ किया था कि हम संस्थान के माध्यम से कुछ ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे और जिसका हम सीमित दायरे पे करेंगे। लेकिन जब काम करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि हमारा जो ये काम करने का क्षेत्र है इसको बृहद किया जाए। और इसके तहत हम लोगों ने जब लोगों से संपर्क प्रारंभ किया, 26 लोगों से स्टार्ट किया था, संपर्क करना प्रारंभ किया तो उसमें हमको ऐसे सुझाव मिलते गए जिससे हमारी काम करने की जो क्षमता थी और बढ़ती गई। और शुरुआत हम लोगों ने किया स्वच्छता अभियान को लेकर के, जिसमें 26 से आपने शुरुआत की। आज कितने लोग आपके साथ हैं सर? आज करीब हम महिला और पुरुष दोनों को देखें तो 154 के सदस्य हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सेवा में अगर जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और एकदम बराबर महिलाओं की भी जो हमारे को सहयोग है, 54 के करीब वो हैं, 100 के करीब हम हैं। तो इसमें उनकी भी बराबर की सहयोग रहती है। और इस कोरोना काल में हम लोगों ने जो सेवा किया, तो स्टार्टिंग में तो शुरू में ऐसा लगता था कि इस कोरोना का जो टीवी के माध्यम से हम देखते थे तो ऐसी महामारी, इसके सामने हम क्या कर पाएंगे। लेकिन जब शुरुआत किए कि हमने एक सैनिटाइज़र ले करके और जो पाउडर वगैरह है उसको छिड़काव करने का प्रारंभ किया, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा कर के हमारी जो समिति की टीमें थी उन्होंने प्रारंभ किया। उसके बाद फिर जब कोरोना काल का दौर बढ़ता गया, फिर एक समय ऐसा आया कि जो बाहर में रहने वाले लोग हैं उनकी वापसी होना प्रारंभ हुआ। जब वापसी वो कर रहे थे उस समय में उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती थी और उन सभी को हम लोग जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि इसमें हमको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तो मदद का शुरुआत हम लोगों ने इस तरह से किया कि हमारे मोहल्ले में आसपास में रहने वाले कुछ गरीब परिवार थे जो भिक्षा मांग करके यह काम तो कर लेते थे कि वो अपना पेट भर लें। लेकिन हम उसको जब हमारे संस्थान के सदस्यों के साथ बैठ करके चर्चा किए कि जब इनके साथ ऐसी स्थिति है तो जो बाहर से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, अन्य प्रदेशों से आ रहा है, तो उनको जब भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या स्थिति होगी। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना एक हमारा रसोई प्रारंभ करें। और उस रसोई के प्रारंभ करते ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ रहने वाले जो गरीब परिवार थे, जो जिनके पास केवल एकमात्र वो था कि वो भिक्षा मांगे और अपना पेट भरे, कोई मजदूरी नहीं कर सकते थे, शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, ऐसे बहुत से लोग थे। तब उनके पास हम लोगों ने भोजन पहुंचाना प्रारंभ किया। और प्रशासन की नज़र हमारे ऊपर गई कि आप जब इस तरह से कर रहे हैं तो चांपा एक जंक्शन है और कोसा कांसा कंचन के नाम से वो मशहूर भी है। तो वहाँ एक पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और चांपा 3 रेलवे स्टेशन थे जहाँ जो मजदूर आते थे उनको रुकने का और वहाँ से बस के द्वारा उनके जो स्थान है वहाँ पहुँचाया जाता था, चाहे रायगढ़ हो चाहे कोरबा हो। चांपा को सेंटर बनाया, वहाँ हम लोगों ने भोजन पहुँचाना, भोजन का पैकेट तैयार करते थे। हमारे जो जितने कार्यकर्ता हैं सभी के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए कोविड का, और उसके बाद हम भोजन तैयार करते थे, स्वयं से भोजन तैयार करते थे। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल में डाल करके और उस कैरेट को पहले ले जाना शुरू किया। तो करीब करीब 150-200 लोगों को हम पर डे भोजन कराते थे। जब क्रम हमारा बढ़ता गया और प्रशासन ने हमारे को एक स्थान दिया कि रेलवे स्टेशन में आने वाले प्रत्येक मजदूरों को आप भोजन पैकेट उपलब्ध कराइए, तो हम एक पुलाव की तरह और कुछ लिक्विड आइटम और सूखा राशन ऐसा करके हम तैयार करते थे। ब्रेड हो गया, केला हो गया, ऐसा आइटम बनाते थे और बना करके ले जाते थे। तो हम लोगों ने लास्ट तक
एक दिन में करीब करीब 2600 लोगों को भोजन कराया और एक ही दिन में भोजन को तैयार करते थे और उसको पहुंचाते थे। कभी कभी 5 ट्रेनें आती थी, कभी 7 ट्रेनें आती थी, कभी 2 ट्रेनें आती थी। उनमें लगातार हम ये भोजन पहुंचाने का काम किया और इसमें हमारे को आत्मीय रूप से बहुत सुकून मिलता था और लोगों का विशेष सहयोग मिलता था, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामान के रूप में, राशन के रूप में, वो हमको भरपूर सहयोग करते गए। यही मैं जानना चाहूंगी सर कि ये कारवा कैसे आगे बढ़ता गया। आपने कहा कि अभी तो इतने लोग थे, लेकिन आज 100 से ज्यादा लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। कैसे ये कारवा आगे बढ़ता गया? और बहुत मुश्किल ये है कि ट्रेनों तक भी आप खाना पहुंचा रहे हैं, लोग आज मोहल्ले तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कहीं कहीं इंसानियत इतनी भी खत्म है कि सिर्फ अपना परिवार देख रहे हैं। आप तो ट्रेन तक पहुंच रहे हैं, एक ट्रेन छोड़ने के बाद दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कि आप खाना बनाइए, यहाँ तक भी लाना है। तो ये कारवा आगे कैसे बढ़ा? जी, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बस इसी कड़ी में हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारी जो यह संख्या है बढ़ जाएगी। हम करीब, हमारे को कुछ घर से भी दिक्कत होती थी। घर से दिक्कत ऐसा होता था कि जब हम जाते थे कोविड में और सेवा करते थे तो लोगों की भी एक धारणा बनती थी, घर वालों को तो परेशानी नहीं, लेकिन बगल वाले ये कहते थे कि ये रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं और ज़रूर इनके साथ कोई ना कोई संक्रमण होगा, तो इनको मोहल्ले में ना आने दिया जाए। तो हमने ऐसा भी परिस्थिति को देखा है और एक आश्रय स्थल करके नगर पालिका ने उपलब्ध कराया हमारे को, हमारे जो सेवा कार्य था उसको देखते हुए। तो आश्रय स्थल में हम लोगों ने अपना एक किचन तैयार किया, हमारे जो लोग हैं वहाँ उनको रखने का प्रबंध किया और वहीं हम सारी चीज़ करते गए। और इससे प्रभावित हो कि हमने, जैसा कोविड जो महामारी है बहुत कुछ नुकसान किया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यही कोविड है जो हमारे को बहुत कुछ शिक्षा दे करके गई, बहुत कुछ हमारे को सीखने को मिला। हमने वर्चुअल माध्यम से उनसे सहयोग लेना प्रारंभ किया। जो आज का जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे को इतना सहयोग मिलते गया। वो केवल मैसेज डालते थे कि हमको ये चाहिए, हम मैसेज डालते थे कि हमको आज दाल की आवश्यकता है, आज चावल की आवश्यकता है, आज आटे की आवश्यकता है, आज सब्जी की, आज सिलेंडर की आवश्यकता है। तो हमारा मैसेज पहुंचता था, उसके बाद उधर से रिप्लाई आता था कि हमारे तरफ से इतना, हमारे तरफ से इतना। हम लोगों ने एक स्पेशली मना किया था कि हम राशि नहीं लेंगे, यदि आपको सहयोग करना है तो राशन दीजिए और आर्थिक सहयोग दीजिए। तो आर्थिक जब सहयोग हम लोगों ने मांगना प्रारंभ किया तो उसमें कई लोग बढ़ चढ़ करके हमारे साथ आना प्रारंभ किए। उनके घर के लोग, कुछ लोग संकोच करते थे कि आप जा रहे हो, संक्रमित हो जाओगे और संक्रमित होकर के हमारे को भी संक्रमित करोगे। लेकिन हम वो धारणा, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, उनकी सोच को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो काम किया और उसके तहत लोग जुड़ते गए और यह हमारा जो कारवां है वो बढ़ता गया। ठीक, ऐसे कारवां बढ़ता गया। डॉक्टर सनीश, आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर सनीश, मेरा आपसे एक सवाल है। ये जैसा अभी सर ने कहा, पुरुषोत्तम जी ने, कि घर वाले तो कोई दिक्कत नहीं कि आप सेवा कर रहे हैं, आपको करने दे रहे हैं, बगल वालों को बहुत दिक्कत होती है, इशू बहुत है बगल वालों के साथ, हमेशा हर चीज़ में वो अड़ाते हैं। डर उसकी पीछे की वजह है, डर, वो अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। तो तब जबकि SECL एसेंशियल सर्विस में आ गया, कोल माइनिंग जब एसेंशियल सर्विस में आ गई, उस वक्त बीइंग अ बॉस आप मेंटोर भी हैं, आप मजदूरों को कैसे मना पाए कि देखिए खतरा तो है इस कोविड काल में, लेकिन चूंकि हम एसेंशियल सर्विसेज में हैं तो हमको अपना काम उसी रफ्तार से करते रहना है ताकि देश में अंधेरा ना रहे, देश में उजाला रहे, क्योंकि इस वक्त मेडिकल को भी ऊर्जा की बहुत जरूरत है। और तब जबकि सब लोग अब घर में लॉकडाउन में कैद थे तो वहां भी ऊर्जा की अब पावर बढ़ेगी, जो खपत है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो कैसे आप उनको प्रेरित कर पाए कि वो अपना काम करते रहें कोविड में आपके साथ? जी, इसको एक उदाहरण के जरिए बताना चाहूँगा कि जैसे मैं इस नौकरी से पहले सेना में काम करता था, तो जो सैनिक बॉर्डर पे आगे जंग में जाता है। नहीं, एक मिनट, इस बात पे पहले ताली हो जाए। पहले आतंकियों को, दुश्मनों को खोद कर निकालते थे, अब कोयला खोद कर निकाल रहे हैं, दोनों तरफ से देश की सेवा कर रहे हैं। प्रसंगवश ऐसा आ गया तो शेयर करता हूँ कि जो सैनिक आगे जाता है जंग में लड़ने के लिए, वो प्रेरित तो होता ही है, लेकिन उसे ये मालूम होता है कि मैं इस फॉरवर्ड पोस्ट पे जा रहा हूँ तो मेरे इसके पीछे दूसरी बटालियन है, फिर इसके पीछे मेरी पूरी फौज है,